हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिलप्री गुसाई यूट्यूब चैनल पे। हमने पहले टॉपिक पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता और हम आज राजस्थान की दूसरी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपको हेडिंग से पता चल रहा होगा बेराट सभ्यता की हम बात करने वाले हैं। जो बेराट सभ्यता है राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत या किस नदी के किनारे विकसित हुई, और अगर बात करते हैं इसकी खोज किसने की, उत्खनन कार्य किसने किया, सर्वप्रथम कहाँ के अवशेष मिले, इन सभी बातों का आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो विराट सभ्यता है, यह जो विराट सभ्यता है विराटनगर जयपुर, कहां पे, विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर के अंतर्गत विकसित हुई थी। यानी हमें यह सभ्यता कहाँ मिली है, अगर क्वेश्चन आता है भाई राजस्थान के एग्जामों में ऐसा पूछा जाएगा कि विराट नामक सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है, तो हम बात करेंगे विराटनगर जयपुर के अंतर्गत। अगर दूसरा टॉपिक बनता है कि भाई किस नदी के किनारे ये विकसित हुई, तो एक जयपुर के अंतर्गत नदी बहती है और उस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। उस नदी का है नाम बाणगंगा नदी, और इसी नदी को हम कहते हैं ताला नदी, इसका उपनाम है ताला नदी। और इसी को हम कहते हैं अपने अर्जुन की गंगा, इसी नदी को हम कहते हैं अर्जुन की गंगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं इससे हर भर्तियों में एक क्वेश्चन उठता है, और वही क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि वे किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो विराट सभ्यता याद रखना, बाणगंगा, ताला और अर्जुन की गंगा कहती है। और यह जो विराट नगर है, यह जो विराट नगर है अपने मत्स्य जनपद, एक नाम याद रखना, मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद बेराट है वो मत्स्य जनपद की राजधानी रही है। मत्स्य जनपद की क्या रही है, राजधानी रही है, राजधानी बेराट रही है, बेराट रही है। और यह जो मत्स्य और बेराट, इन दोनों के जो तथ्य हमें कहाँ मिलते हैं, ये तो महाभारत कालीन, कहाँ पे, महाभारत कालीन, महाभारत कालीन समय में मत्स्य और विराट के अवशेष मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई ये जो सभ्यता है यानी विराट सभ्यता है, तो इसकी सर्वप्रथम अपने खोज किसने की, खोज किस वर्ष में की गई और खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो हम बात करते हैं खोज वर्ष की। तो खोज वर्ष है अपने 1936, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1937 भी मिलता है। और हम बात करते हैं कि भाई खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो खोज करने वाले व्यक्ति का नाम आता है राय बहादुर, राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह जो नाम है अपने पुरातात्विक विभाग में मुख्य रूप से नाम रहा है राय बहादुर दयाराम साहनी का। ये विराट सभ्यता की खोज करते हैं 1936 और 37 में, और दो व्यक्तियों के द्वारा इसका उत्खनन कार्य कह दो या सर्वेक्षण कह दो, यानी उत्खनन कार्य करते हैं, करने वाले व्यक्ति होते हैं। अब देखिए उत्खनन कौन कौन व्यक्ति करते हैं। उत्खनन होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 61 से 69 के मध्य अपने कालीबंगा सभ्यता की उत्खनन किया जाता है, और 61 से 62 के मध्य आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ आहड़ में खुदाई का कार्य किया जाता है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो उत्खनन कार्य सन 1962 से 1963 के मध्य इसका जो उत्खनन कार्य किया जाता है। करने वाले दो व्यक्ति होते हैं, देखो अपने कैलाश दीक्षित का नाम आता है, सबसे बड़ा नाम आता है कैलाश दीक्षित, और कैलाश दीक्षित का सहयोगी था, एक कैलाश दीक्षित का जो सहयोगी था उसका नाम है नील रतन और बनर्जी। इसका जो सहयोगी था उसका नाम है नील रतन बनर्जी। इन दोनों के सहयोग से अपनी विराट सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात और बताता हूँ, जयपुर का एक शासक हुआ था और उसका नाम है सवाई, उसका नाम है सवाई, और सवाई राम सिंह, और राम सिंह द्वितीय हुआ था। कौन है, राम सिंह द्वितीय, न कि प्रथम। हम बात करें सवाई राम सिंह द्वितीय, ये जो शासक था अपने कहाँ का था, जयपुर का शासक था। अगर ये से याद नहीं रहता है तो 1857 की क्रांति में हम पढ़ते हैं कि भाई 1857 की क्रांति में
तन मन धन से सहयोग किया था और वो शासक था स्वयं सिंह, उसी की बात कर रहे हैं। और विराट सभ्यता में उत्खनन कार्य सर्वप्रथम इन्होंने किया था, यानी सर्वप्रथम उत्खनन कार्य एकमात्र शासक है जो खुद करवाता है, स्वयं करवाता है उत्खनन, और वो शासक होता है स्वयं राम सिंह द्वितीय। तो दोस्तों इस तरह अपने को वापस रिपीट कर देता हूं एक बार कि विराट सभ्यता विराट नगर जयपुर में स्थित है और बाण गंगा, ताला और अर्जुन की गंगा नदी के मुहाने में, नदी एक ही है, इसके उपनाम है ताला नदी, अर्जुन की गंगा नदी। जैसे आप आगे बात करते हैं तो मत्स्य जनपद की ये जो विराट है, ये मत्स्य जनपद की राजधानी रही थी विराट है। और विराट का जो वर्तमान नाम है, विराट का जो वर्तमान नाम है, तो वर्तमान नाम का हम बात करते हैं तो इसे विराट नगर कहते हैं, हम विराट नगर कहते हैं इसे। और ये जो विराट नगर है इसी के किनारे विराट सभ्यता विकसित हुई है। और इन दोनों का जो इतिहास है हमें महाभारत कालीन में मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसकी खोज तो 1936-37 में राय बहादुर दयाल ने करते हैं। उत्खनन कार्य है 1962 से 63 के मध्य कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी करते हैं। एकमात्र शासक है जो स्वयं इसका उत्खनन कार्य करवाते हैं, जयपुर के होते हैं। जयपुर में शासकों के आगे सवाई लगता है और स्वयं राम सिंह द्वितीय के उत्खनन कार्य करवाने वाले होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं ये जो विराट सभ्यता है, ये जो विराट सभ्यता है अपने 3 पहाड़ियों के किनारे विकसित है। कितने पहाड़ी के? 3 पहाड़ियों के किनारे विकसित है और जिनकी आकृति अपने जयपुर में कुछ इस तरह है, जैसे पहले तो आ गई बिलजिक पहाड़ी, दूसरी आ गई गणेश पहाड़ी और तीसरी आ गई भीम की पहाड़ी। देखिए इस जो पहाड़ी का नाम है ये तो अपने बिलजिक की पहाड़ी बोलते हैं। कौन सी पहाड़ी? बिलजिक की पहाड़ी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं गणेश पहाड़ी, यानी पहाड़ियों का नाम रखा गया गणेश पहाड़ी। और इस पहाड़ी का हम नाम देते हैं भीम की पहाड़ी। भीम अपने में ये भी बताऊंगा कि भाई इसे हम भीम की पहाड़ी क्यों कहते हैं। बिलजिक की पहाड़ी और भीम की पहाड़ी जो हमारे अपने इस सभ्यता में मुख्य रूप से है भीम की पहाड़ी। इन तीनों पहाड़ियों में इसे सभ्यता यानी प्राचीन हमें इतिहास के कुछ तथ्य मिले हैं, कुछ शिलालेख मिले हैं जिसका मैं इस पहाड़ियों के माध्यम से आपको वर्णन करवाने वाला हूँ। तो देखिए अपने एक शिलालेख तो मिला है यहाँ पे खुदाई के दौरान और एक शिलालेख मिला है यहाँ पे हमें खुदाई के दौरान। ये जो शिलालेख है, ये जो शिलालेख है इसे हम कहते हैं बाबरू का शिलालेख। हम क्या कहते हैं? बाबरू का शिलालेख। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई बाबरू का शिलालेख किस सभ्यता स्तर की खुदाई के दौरान मिला है, तो इसका अपने उत्तर क्या करना है? विराट सभ्यता स्तर से। तो देखिए इस शिलालेख का नाम है अपने बाबरू शिलालेख। और इस शिलालेख को हम कहते हैं फर्स्ट शिलालेख। वैसे शिलालेख तो बाबरू शिलालेख एक है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 तथ्य मिले हैं बाबरू शिलालेख के। और फर्स्ट का नाम दिया फर्स्ट शिलालेख और सेकेंड भी एक बाबरू शिलालेख मिला है जिसे भी हम क्या कहते हैं? बाबरू शिलालेख कहते हैं। और इस शिलालेख को हम इस शिलालेख ये जो शिलालेख है अपने मौर्य शासक अपने मौर्य शासक सम्राट अशोक का वर्णन मिला है, यानी अशोक के काल के ये जो शिलालेख मिले हैं, अशोक के काल के बाबरू शिलालेख अशोक के काल का मिला है। और यहाँ पे भी अशोक के काल का ये जो है अपने शिलालेख मिला है जिसका नाम क्या है? अशोक के काल यानी अशोक के समय का शिलालेख। यानी कह सकते हैं कि विराट सभ्यता से मौर्यकालीन इतिहास के अवशेष मिले हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं बाबरू शिलालेख। तो हम आगे मतलब वर्णन करने वाले हैं कि ये जो बाबरू शिलालेख है वो किसने यानी मतलब कहाँ रखा गया है, यानी सुरक्षित कहाँ रखा गया है? तो कोलकाता संग्रहालय में। याद रखिएगा कोलकाता संग्रहालय में अपने इस बाबरू शिलालेख को सुरक्षित रखा गया है। कौन से? कोलकाता संग्रहालय में। और 1840 में रखा गया था। अगर हम बात करते हैं भाई बाबरू जो शिलालेख है किसको मिला था? प्रथम बाबरू शिलालेख है तो किस मतलब पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर को मिला है या फिर खोज करने वाले व्यक्ति को मिला है या फिर हम कहें उत्खनन। तो जी अपनी याद रखिएगा सभी स्टूडेंट कि अगर बात करते हैं बाबरू शिलालेख का तो
देखो मैं बात करता हूँ भाभू शिलालेख की। तो भाभू शिलालेख की जो मतलब है अपने देखो यहाँ पे पहले ये ध्यान दीजिएगा, भाभू शिलालेख नाम आते हैं बिजक की पहाड़ी करना है। क्या करना है? बिजक की, ये जो बिजक की पहाड़ी है यहाँ पे हमें मिला है भाभू का शिलालेख है। लेकिन हम बात करते हैं कि भाई ये भाभू का शिलालेख मिला किसे है? तो 1837 ईस्वी में अपने कैप्टन रॉबर्ट और कैप्टन बर्ट को मिला है। यानी अगर आपको पूछ लिया जाए कि विराट सभ्यता में भाभू शिलालेख मिला है और ये जो भाभू शिलालेख है किससे मिला है? तो 1837 ईस्वी में कैप्टन रॉबर्ट और बर्ट को मिला है। अगर पूछ लिया जाए भाभू शिलालेख अशोक का जो दूसरा मिला है, यानी इसे नाम दिया गया लेकिन शिलालेख एक ही है, तो इसे 1871 और 1872 में मिला है। और कोलाइल मिलने वाले व्यक्ति का नाम है कोलाइल को मिला था। और अभी अगर पूछ लिया जाए भाई किस संग्रहालय में है, तो ये है कोलकाता संग्रहालय, 1840 में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मुख्य रूप से विशेषता और है, यहाँ पे हमें बिजक की पहाड़ी से हमें सोने का कलश मिला है, यानी सोने का कलश मिला है। और इस कलश में कहा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के, इसके ध्यान दीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध के अगर बात करते हैं तो महात्मा गौतम बुद्ध के अस्थियों के अवशेष मिले हैं, अस्थियों के अवशेष मिले हैं। अगर कहा जाए कि भाई किस में, तो ये जो सोने का कलश मिला है इसमें महात्मा गौतम बुद्ध, यानी हम कहते आए हैं कि विराट एक ऐसी सभ्यता है जहां पर पाषाण कालीन, अपने मौर्य कालीन, अपने बौद्ध कालीन और अपने कहा जाए तो अपने मध्ययुगीन इतिहास के अवशेष मिले हैं। एकमात्र ऐसी सभ्यता स्थल है, यानी प्राचीन सभ्यता स्थल मिले हैं। अगर हम बात करते हैं इन अवशेषों, ये जो अवशेष मिले हैं, ये जो अवशेष मिलने की अगर हम बात करते हैं तो ये जो भाभू का शिलालेख है इसमें हमें और क्या वर्णित मिला है? तो यहाँ पे हमें सम्राट अशोक, यानी सम्राट अशोक सभी जानते होंगे कि मौर्य काल के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बाद के सम्राट बने थे, अपने महान सम्राट बने थे अशोक। कौन बने थे? अशोक। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये जो सम्राट था किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। अनुयायी का मतलब क्या है? इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। क्यों अपनाया था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य था, वो था अपने जैन धर्म, यानी अंतिम क्षणों में जिंदगी के और वो जैन धर्म स्वीकार कर लेता है और उसके पुत्र बिंदुसार आजीवन धर्म का अनुयायी बन जाता है। लेकिन महान सम्राट जो अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। और इन्होंने इस भाभू शिलालेख में अपने बौद्ध धर्म और संघ का वर्णन किया है, यानी अपने जो अपने एक युद्ध लड़ा था इन्होंने 61 में, और इस 61 में 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था और इसमें उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपनाया था। वो उल्लेख है अपने थोड़ा बहुत भाभू शिलालेख में भी मिलता है। और इस एक विशेषता तो इसकी भाभू शिलालेख ये हो गई। और जो दूसरी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने गो हत्या पर पाबंदी लगाई थी। किस पे? गो हत्या पर पाबंदी लगाई थी। और ये जो गो हत्या पर पाबंदी है सर्वप्रथम लगाने वाले यही शासक रहे हैं। तो देखिए ये अपने भाभू शिलालेख में वर्णित है। और भी पूछ सकते हैं लेकिन हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमें पढ़ना है। देखिए अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो शिलालेख है अपने पहाड़ी बच गई भीम की पहाड़ी। ऐसे भीम की पहाड़ी में यही हम वर्णन कर लेते हैं। ये जो भीम की पहाड़ी है, चलो इसमें नेक्स्ट में मैं ये मिटा देता हूँ और इसकी जो वर्णन है भीम की पहाड़ी का आगे भी रेगुलर बात। दोस्तों अभी हम जो बात करने वाली है इन्हीं पहाड़ियों यानी इसी विराट सभ्यता के खुदाई के दौरान जो हमें अवशेष मिले हैं उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। इसी की जो हम चर्चा करने वाले हैं, देखो ये जो पहाड़ी है वापस बता देता हूँ क्योंकि इस पहाड़ी के बारे में हम थोड़ा बहुत और जानकारी लेंगे। और देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर हमें क्या मिले हैं। यहाँ पर हमें इस सभ्यता से मंदिर के अवशेष मिले हैं। किसके? मंदिर के अवशेष मिले हैं। किसके? मंदिर के अवशेष मिले हैं। देखिए यहाँ से हमें और क्या मिला है? यहाँ से हमें शंख लिपि मिली है, यानी शंख लिपि
देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमें आहत मुद्राएं भी मिली है। क्या मिली है? आहत मुद्राएं, या नाम आता है आहत सिक्का, या फिर यूं बोला जाए तो यहाँ पर हमें यूनानी सिक्का भी मिला है। कौन सा? यूनानी सिक्का भी मिला है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं किससे, ये शब्द बिज्जत की पहाड़ी की हम बात कर रहे हैं, बिज्जत की पहाड़ी की हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर चैप्टर थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे गणेश है, इस जो पहाड़ी को हम कम पढ़ेंगे अपने जो मुख्य रूप से ये जो पहाड़ी है अपने भीम की पहाड़ी, ठीक है। अब इस भीम की पहाड़ी को पढ़ते, देखिए ये जो भीम की पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। देखिए कहते हैं कि जब जो विराट नगर है यहाँ राजा भी विराट था, और इस जब पांडव अज्ञातवास से काट रहे थे, यानी एक समय अपने विराट नगर जयपुर में आए थे, और इस जयपुर में राजा विराट के यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब 1 साल के लिए कहा जाए तो यहाँ पे रुके थे। और कहते हैं कि जब वो अज्ञातवास बिता रहे थे तो कहते हैं कि इस पहाड़ी के किनारे अपने द्रौपदी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी को प्यास लगती है, और कहते हैं कि सात पानी न होने के कारण यहाँ पर जो पांडव पुत्र था भीम अपने बल का प्रयोग करके और पैर जोर से मारता है इस पहाड़ी के किनारे, तो कहते हैं कि उस पैर से बहुत बड़ा गहरा खड़ा बन जाता है और अपनी पत्नी का उस पानी से प्यास बुझाता है, और इसका अपने भीम तालाब के नाम से तालाब बन गया। अभी भी वर्तमान में अगर आप जाकर देखोगे तो वहाँ पे हमें भीम तालाब मिलेगा। ये उसी भीम के पैर की वजह से ये तालाब बना हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर 1 वर्ष है, यानी 1 वर्ष अज्ञातवास ने काटा था। यहाँ पे अज्ञातवास किन्होंने अज्ञातवास है तो कहा जाए तो पांडवों ने। देखिए यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि महाभारत कालीन अवशेष, कहाँ के? महाभारत कालीन जो अवशेष है वो हमें विराट सभ्यता से मिलते हैं। कौन सी सभ्यता से? विराट सभ्यता से मिलते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये जो तथ्य है हमें कहाँ से मिल रहे हैं? इसी से मिल रहे हैं। अब देखिए भीम की पहाड़ी भी होगी संपूर्ण, यानी इसलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं 1999 में यहाँ पे हमें और क्या तथ्य मिले हैं, तो यहाँ पे तथ्य मिले हैं अपने देखो मथुरा शैली में। किस शैली में? मथुरा शैली में, विराट सभ्यता से मथुरा शैली में क्या मिले हैं? अपने बुद्ध के मंदिर मिले हैं। कौन सी शैली में? मथुरा शैली में यहाँ पे अपने मंदिर मिले हैं। यहाँ पे हमें और क्या मिले हैं? स्तूप भी मिले हैं, स्तूप भी हमें मिले हैं जो किस विराट सभ्यता स्थल में स्तूप मिले हैं। तो दोस्तों अब देखो भीम डुगरी, गणेश डुगरी और बिज्जत की जो बिज्जत की पहाड़ी है ये मुख्य रूप से उपयोगी है, इसीलिए हम सबसे ज्यादा इस बिज्जत की पहाड़ी को पढ़ते आ रहे हैं। देखिए दोस्तों एक व्यक्ति का नाम आता है, होन कुल के शासक होते हैं। कौन है? मिहिर कुल, मिहिर जो होन शासक होते हैं मिहिर, ये क्या करते हैं? ये जो मंदिर है, मंदिर और स्तूप होते हैं इनको क्या करते हैं? ध्वस्त करवा देते हैं, यानी इन्हें अपने कहे तो मंदिर को खंडर के रूप में अपने मिला देने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? मिहिर शासक होते हैं होन वंश के। किस वंश के? होन वंश के। यानी ये क्या करवा देते हैं? ध्वस्त करवा देते हैं। इसीलिए हमें खुदाई के द्वारा जो मिल रहे हैं वो तथ्य मिल रहे हैं। केवल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमें बौद्ध मंदिर भी मिले हैं, कुछ बौद्ध मंदिर भी मिले हैं। एकमात्र कौन सी सभ्यता से? यह विराट सभ्यता से। दोस्तों ये जो सभ्यता मैंने पढ़ाई है ये आप किसी भी राजस्थान कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तैयारी के लिए बेहद बड़ा ऑप्शन है। इससे 1-2 क्वेश्चन उठता ही है और मैंने गहराई में जाकर आपको इसका अध्ययन करवाया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लग रहा है तो जितना हो उसके लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।